वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग साइंस में क्लास 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र भाग 3 यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आवाज, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी और हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम लोग पाचन तंत्र भाग 1 में पूरे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखे थे और इसके 5 पार्ट के बारे में पढ़े। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन। इन सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास में सारी चीजें देख चुके थे। माउथ में डाइजेशन कैसे होता है और दांत कितने प्रकार के होते हैं, टंग के बारे में हम लोग सीखे, टीथ वगैरह के बारे में समझे थे। और इसमें हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में साथियों पढ़े थे और ये पढ़े थे कि एलिमेंट्री कैनाल में जो ये आहार नाल का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो आहार नाल है, इसमें कैसे भोजन आगे की ओर बढ़ता है, पेरिस्टेलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। अब साथियों, हम पिछली क्लास में स्टमक के कुछ डायग्राम वगैरह के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम कुछ चीजें देखे थे कि किसे कार्डिया कहते हैं, किसे फंडस कहते हैं, किसे बॉडी कहते हैं, किसे पाइलोरस के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। अगर हम इसमें देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये आमाशय है, स्टमक है। इस आमाशय का ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे कॉर्डिया कहते हैं और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे फंडस कहते हैं। और स्टमक का सबसे बड़ा भाग जो कहलाता है उसे बॉडी कहते हैं। और जो भाग डियोडिनम से जुड़ा होता है, यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, यहां पर छोटी आंत है। छोटी आंत के ये 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ये बात समझ में आ रहा है? डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये देख लीजिए, ये आमाशय का जो भाग छोटी आंत से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये सारे पार्ट साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। यहां पर ये आगे बढ़ गया है, ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है साथियों। ये बात समझ रहे हैं? तो डियोडिनम इसका पार्ट है, जेजुनम ये पार्ट है, इलियम ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 20 फीट होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, यहां पर आगे चलकर देखेंगे तो बड़ी आंत के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। ये जो आपका ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बड़ी आंत ही है। ये बात क्लियर? ये बड़ी आंत ही है। तो बड़ी आंत में सीकम, कोलन और रेक्टम, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सीकम है, कोलन है और रेक्टम वगैरह के बारे में। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये भाग तो आपने देख ही लिया है। और इस वाले भाग में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात किया गया है। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम के बारे में देखेंगे और पहले स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ईसोफेगस ट्यूब है और इस ईसोफ्यूगस ट्यूब से, इस ग्रास नली से, ये आमाशय जुड़ा हुआ है। ये आमाशय, आमाशय का मतलब होता है स्टमक। और आमाशय में हम लोगों ने पार्ट को देखा, ये देखिए, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, कार्डिया वगैरह 5 भाग होते हैं। और ये आमाशय किससे जुड़ा हुआ है? ईसोफेगस वाली नली से, यानी कि ये जो है ग्रास नली है। ये जो ग्रास नली है, इसे ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा आमाशय है, ये ग्रास नली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नीचे वाला भाग, ये देखिए, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू है, इसे डियोडिनम कहते हैं। ये वाला भाग को डियोडिनम कहते हैं। फिर आगे जेजुनम है, ये देखिए ब्लू कलर वाले पार्ट में। इलियम यहां पर आप देखिए, ठीक है, वायलेट शेप में है ये पूरी की पूरी तरीके से। सबसे बड़ा भाग वायलेट वाला होता है, यानी कि इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहां पर स्पेलिंग पर गौर करिएगा।
ILEUM है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं ILIUM हो जाता तो इलियम ये जो भाग है ये पेल्विक गर्डल का भाग हो जाता है, श्रोणि मेखला यानी कि कमर की हड्डी का भाग हो जाता है। कमर की जो हड्डी है उसे श्रोणि मेखला कहते हैं, पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है, उसका पार्ट हो जाता है। ये बात समझ में आए? तो कुछ चीजें मैंने बता ही दिया। अब आमाशय में आते हैं साथियों। आमाशय की आंतरिक जो दीवार होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और इन सेल के ग्रुप जो लगे होते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंट सेल हैं या सेल ग्रुप हैं, ये जो डिफरेंट सेल ग्रुप हैं विभिन्न कोशिकाओं के समूह हैं, ये जो विभिन्न कोशिकाओं के समूह हैं, इन्हें हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। और साथियों ये जो ग्रंथि कहलाती है इसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब मेरी पिछली क्लास देख लीजिएगा, ग्लैंड क्या चीज होती है। वैसे मैं उर्ली बता दे रहा हूं, ग्लैंड इज द ग्रुप ऑफ सेल, ये कोशिकाओं के समूह है जो कि सिक्रीट करती हैं या तो एंजाइम या तो हार्मोन या तो दोनों। तो साथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये एंजाइम और एसिड का सिक्रीशन करती हैं, और जब कोई ग्लैंड एंजाइम और एसिड का सिक्रीशन करती है देन उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। हालांकि ये ग्लैंड हम पहले भी बता चुके हैं, तो ध्यान से सुनो। आमाशय की आंतरिक दीवार में विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, डिफरेंट सेल आर फाउंड इन द इंटरनल या एट द इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक। बात समझे? और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं। तो क्या स्रावित करती हैं? या तो एंजाइम एसिड, एंजाइम एसिड स्रावित करती हैं। तो ऐसी साहब ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो एंजाइम वगैरह रिलीज कर रही हैं। अगर साथियों ये हार्मोन रिलीज करती, अगर साथियों ये हार्मोन को रिलीज करती तो इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते, तो इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते, तो इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते। ध्यान से समझना, तो इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ये सिक्रीट क्या कर रही है? एंजाइम और जूस वगैरह। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि। साथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम एसिड वगैरह जो सिक्रीट होता है इसे हम जठर रस कहते हैं। इसे हम पिछली वीडियो में भी बता दिए थे, इसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो अब आपका प्रश्न होगा सर ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे आमाशय के इंटरनल वॉल से निकल रही हैं? आप कह रहे हैं सर ये जठर रस है, इसमें एसिड भी है, इसमें एंजाइम वगैरह भी है, इनको मिला दिया जाए तो ये सब क्या है? जठर रस। तो साथियों जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित हो रहा है। बात समझ में आया? तो डिफरेंट सेल ग्रुप, विभिन्न कोशिकाओं के समूह जो कि आमाशय की इंटरनल वॉल में पाया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलते हैं? एंजाइम एसिड, इसे कंबाइंडली क्या कहते हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है सर एंजाइम बता दीजिए, एसिड बता दीजिए। हालांकि पिछले वीडियो में ये बात हमने किया। अब देखिए साथियों इसमें प्रमुख 3 टाइप की सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गोबलेट सेल, पेराइटल सेल, चीफ सेल। देखिए गोबलेट सेल म्यूकस का स्रावण कर रही है, पेराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन कर रही है, चीफ सेल पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कर रही है, साथ में साथियों प्रोरेनिन का भी सिक्रीशन करती है। समझे? और ये कुछ सेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डी सेल और जी सेल। जी सेल क्या कर रही है भाई?
एसिड जो HCl है उसके सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। डी सेल क्या कर रही है? सिक्रीशन को समाप्त करने का, सोमैटोस्टेटिन इसे कहते हैं, यानी कि जो भी सिक्रीशन हो रहा है उसको समाप्त रोकने का काम करती है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेल नहीं है जी सेल डी सेल, लेकिन बाय द वे अगर नाम आ जाए जी सेल डी सेल कहां पाई जाती हैं तो स्टमक। साथियों चीफ सेल को हिंदी में मुख्य कोशिका कहते हैं और पेराइटल सेल को पेराइटल यानी कि इसे हम मुख्य कोशिका कहेंगे। मुख्य कोशिका, घबराइए नहीं, जो चीजें हम यहां लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसे हम गोबलेट सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जान रहे हैं? गोबलेट सेल। तो समझना यहां ध्यान से भैया, ये जो आमाशय था ना, आमाशय के इंटरनल वॉल में बहुत सारी सेल्स पाई गई और ये जो कोशिकाओं का समूह है, कोशिका का समूह या ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको साथियों बोला गया जठर ग्रंथि। और साथियों जठर ग्रंथि से निकलते हैं क्या? जठर रस। और साहब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें क्या हो रहा है समझना। HCl निकल रहा है, पेप्सिनोजन निकल रहा है, प्रोरेनिन निकल रहा है, और साथियों म्यूकस निकल रहा है। HCl यहां पर लिखा हुआ है, HCl को स्रावित करने वाला कौन? तो साहब पेराइटल सेल। यहां देखिए ये पूरे के पूरे इसमें पेराइटल सेल, गैस्ट्रिक एसिड HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन चीफ सेल मुख्य कोशिका, और म्यूकस का सिक्रीशन गोबलेट सेल। समझे? बताइए, समझे? साथियों ये जो पेराइटल सेल है इसको जाइमोजन सेल के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि कहीं आ जाए जाइमोजन सेल तो भी पेराइटल सेल को ही लगाना। तो साहब जाइमोजन सेल या पेराइटल सेल बात एक ही है। यहां तक क्लियर? सबको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है? जाइमोजन सेल या पेराइटल सेल साथियों बात एक ही है। तो यहां पर HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, म्यूकस वगैरह ये समझ गए कहां से निकल रहा है। अब समझो दूसरी बात, इनके काम क्या होते हैं साहब। कई बच्चे इसीलिए बैठे हैं कि सर ये तो सब पिछली वीडियो में कुछ ना कुछ तो बता ही दिए थे आप, इनके काम बता दीजिए। तो देखिए साहब HCl क्या काम करता है। HCl साहब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, हैं? हाँ। और साहब ये जो पेप्सिन है ना, ये एक्टिव है। साथियों ये जो पेप्सिन है ना, ये सक्रिय है, और जो ये पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है, ये अक्रिय है। तो पेप्सिनोजन किस में बदल रहा है? पेप्सिन में बदल रहा है, ये एक्टिव पेप्सिन है। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में बदलता है, HCl की मदद से बदलता है। अब ध्यान से समझना, HCl की मदद से बदलता है। अच्छा ये एक्टिव हो गया तो करेगा क्या? ये क्या काम करेगा साथियों? ये प्रोटीन जो हम भोजन में ले रहे हैं ना, उसको साथियों पेप्टोन्स में तोड़ देगा, उसको पेप्टोन्स में तोड़ देगा।
तो प्रोटीन किस में तोड़ दे रहा है? पेप्टोन्स में, यानी कि प्रोटीन का पाचन कहां से चालू हुआ? तो है, बता देना, आमाशय, स्टमक, क्योंकि स्टमक ही तो पढ़ रहे हो। ठीक है। प्रोरेनिन क्या होता है साथियों? तो प्रोरेनिन का मेन काम है दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन साहब, जिससे दूध सफेद होता है, ये केसीन प्रोटीन पैरा कैसिनेट में बदल जाती है। ये पैरा कैसिनेट में बदल जाती है साहब, पैरा कैसिनेट। तो प्रोरेनिन दूध की केसीन प्रोटीन को किस में बदल दिया? पैरा कैसिनेट। ये बिल्कुल कर्ड जैसा होता है। कर्ड मतलब समझते हो? दही। जैसे छोटा बच्चा जब होता है, आप देखोगे वो दूध का ही सेवन ज्यादा करता है, और साथियों उसके आमाशय से प्रोरेनिन का सिक्रीशन, या रेनिन भी इसे कह सकते हो। रेनिन इमेच्योर फॉर्म होता है, प्रोरेनिन इसका प्रिकर्सर है, इमेच्योर होता है, अविकसित होता है। तो प्रोरेनिन की मदद से केसीन प्रोटीन पैराकैसिनेट में बदल जा रही है, जो कि कर्ड जैसा होता है, दही जैसा होता है। समझ रहे हैं? तो आप जब देखेंगे छोटे बच्चे जब वोमिटिंग करते हैं ना, तो बिल्कुल कर्ड जैसा करते हैं वो। म्यूकस का क्या काम है साहब? म्यूकस का काम है म्यूकोशल बैरियर बनाना। मतलब भैया सुनो, ये जो आमाशय देख रहे हो, आमाशय कहीं, ये यहां पर मैं बना दे रहा हूं, आमाशय की इंटरनल वॉल कहीं HCl के प्रभाव से, आमाशय की इंटरनल वॉल कहीं स्टमक के प्रभाव से डैमेज ना हो जाए। समझे? ये स्टमक की इंटरनल वॉल कहीं HCl के प्रभाव से कहीं डैमेज ना हो जाए, इसके लिए साहब ये बनाता है म्यूकोशल बैरियर। म्यूकोशल बैरियर, इसे म्यूकस का बना अवरोधक कहते हैं। म्यूकस का बना अवरोधक, अवरोधक कहा जाता है। तो देख लो, HCl ने क्या किया साहब? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला, और पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया। प्रोरेनिन ने साथियों क्या किया? केसीन को पैराकैसिनेट में बदल दिया। ये केसीन कहां पाया जाता है? दूध की सफेदी के लिए जिम्मेदार है। ये साथियों दूध की प्रोटीन है। बताया जाता है प्रोरेनिन का सिक्रीशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसका सिक्रीशन कम होता जाता है, इसका साहब सावण जो होता है कम होता जाता है। और ऐसे में जो प्रोरेनिन है ये कम अगर बना, तो जाहिर सी बात है डाइजेशन प्रभावित हो जाएगा। दूध का केसीन प्रोटीन पचेगा नहीं, इसलिए बुढ़ापे में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ओल्ड स्टेज में व्यक्ति को दिया क्या जाए। समझ रहे हैं? हम लोग ओल्ड स्टेज ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारी ये समस्या ही नहीं है, किसी ओल्ड व्यक्ति की समस्या है। असल में ये स्टेज अपनी भी आनी है। तो इस ओल्ड स्टेज में क्या लिया जाए, ये समस्या होती है। तो उसके लिए मल्टीविटामिन वगैरह, लेकिन दूध का सेवन में कहते हैं कि दूध का फैट अलग करके ही दिया जाए। दूध सही से पचता नहीं है, क्योंकि प्रोरेनिन जो पाया जाता है वो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। एडल्ट होते होते धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जाती है। म्यूकस म्यूकोसल बैरियर बना रहा है ताकि HCl के प्रभाव से कहीं स्टमक की इंटरनल वॉल डैमेज ना हो जाए साथियों। यहां तक क्लियर? यहां पर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात की है, जैसे सरफेस एपिथेलियम है, और यहां पर अगर देखा जाए तो लेमिना प्रोप्रिया, यहां पर मस्कुलरिस, म्यूकोशा, इसके टाइप्स हैं एक तरीके से। म्यूकोशा यहां देखोगे, सब म्यूकोशा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोसा सबसे नीचे वाली लेयर होती है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये कोई हम लोग नीट का एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहां पर पेराइटल सेल वगैरह के बारे में बात की जाती है। चीफ सेल यहां पर आप देख रहे हैं, चीफ सेल है, पेराइटल सेल है। ये इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग ओपन करते हैं, बड़े स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। खैर, जो हमने सेल बताया वो चीज ध्यान में रखिएगा। अब साथियों अगर हम आगे बढ़ें,
तो हमने ये देखा आमाशय है, आमाशय के बाद फिर चालू हो जाता है छोटी आंत। साथियों छोटी आंत में हम लोगों ने पार्ट देखा डियोडिनम, जेजनम, इलियम। ये देखो यही है, समझ रहे हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये सारी चीजें। साथियों यहां पर होता क्या, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम चालू करेंगे और इसका सबसे पहला भाग पढ़ेंगे डियोडिनम, जेजुनम, उसके बाद जेजुनम पढ़ेंगे, उसके बाद इलियम पढ़ेंगे। डियोडिनम वाला जो भाग होता है ना, यहां से दो ऑर्गन अटैच्ड हैं। ये देखिए यहां से दो ऑर्गन अटैच्ड हैं। एक ऑर्गन का साथियों नाम है क्या, लीवर। और साथियों दूसरे ऑर्गन का नाम है क्या, पैंक्रियास। ये देखिए ये पैंक्रियास जुड़ रहा है, ये लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है, ग्लैंड है साथियों, वो लीवर है, यकृत है। पैंक्रियास तो मिक्स ग्लैंड है, ये तो हार्मोन भी निकालेगा, एंजाइम भी निकालेगा। यानी कि साथियों ये तो पैंक्रियाज है। और यहां पर देखो ये लीवर है। लीवर बोले तो ये यकृत है साथियों, और ये पैंक्रियास का मतलब होता है अग्न्याशय। साथियों इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, पैंक्रियाटिक जूस। और साथियों लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, बाइल जूस। इसे हम हिंदी में पित्त रस के नाम से जानते हैं। और डाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा साथियों डियोडिनम है। तो हेडिंग में आप लिख सकते हो डियोडिनम में डाइजेशन, डियोडिनम में डाइजेशन। साथियों इसको हिंदी में कुछ कहते हैं क्या, हाँ ग्रहणी, गृहिणी मत कर देना, ग्रहणी में पाचन। और जब ग्रहणी पढ़ते हैं तो साथियों इसके साथ दो अंग को पढ़ना होता है, पैंक्रियाज और लीवर। हालांकि पैंक्रियाज लीवर पे अलग क्लास हम लेंगे, लेकिन ध्यान में रखना लीवर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें बतानी यहां पड़ेंगी जो डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो साथियों लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। साथियों ये जो बाइल जूस होता है ना, अगर इसके कंपोजिशन को देखोगे तो साथियों बाइल पिगमेंट होते हैं इसमें, रंग प्रदान करने वाले। केवल बाइल जूस हम कर रहे हैं अभी, पैंक्रियाटिक जूस नहीं, पिगमेंट होते हैं साथियों। इसे पित्त वर्णक कहा जाता है, पित्त वर्णक, रंग प्रदान करना। साथियों इसमें नंबर एक बिलिरुबिन होता है और दूसरा साथियों बिलीवर्डिन होता है। दूसरा साथियों सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। इसके कंपोजिशन में यही। अब अगर क्वेश्चन आए बिलिरुबिन या बिलीवर्डिन क्या चीज है, यहां सबको क्लियर हो रहा है, बताइए सबको क्लियर हो रहा है। तो साथियों अगर बिलिरुबिन की मात्रा पूछा जाए तो वैसे इसकी मात्रा होती है 0.1 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। साथियों एक डेसीलीटर ब्लड में 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए बिलिरुबिन की मात्रा। बट अगर इसकी मात्रा साथियों बढ़ जाए, समझो बढ़ जाए, तो एक बीमारी होती है जिसे हम हाइपर बिलिरुबीमिया कहते हैं, बीमिया कहते हैं। और साथियों ये कुछ और नहीं, ये पीलिया है साहब, पीलिया ज्वाइंडिस, समझे। तो बिलिरुबिन कलर क्या होता है, पीला, येलो कलर होता है साहब। मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। लेकिन यदि इससे अधिक हो जाए तो इसे हाइपर बिलिरुबीमिया कहते हैं, इसे पीलिया कहा जाता है।
साथियों, बिलिरुबिन की मात्रा जब भी बढ़ती है तो हमारे आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं अंदर, यहां जाके जमा होने लगता है। इसके स्क्लेरा बोलते हैं, इसे श्वेत पटल कहते हैं, यहां जमने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है, आई को डायलेट करता है और देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा है। नाखूनों के नीचे बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाता है, टंग के नीचे इकट्ठा हो जाता है, पेशाब में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ा होना यह संकेत देता है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा चेक कर लो। और लीवर जिसको पचाएगा वो ढंग से पचेगा नहीं। अच्छा साहब, तो लीवर पचाता क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। ये जो साहब सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स देख रहे हो ना साथियों, ये फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इमल्सिफिकेशन यानी कि साथियों वसा के इमल्सीकरण के लिए जिम्मेदार है। ये वसा के इमल्सीकरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि साथियों वसा को पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए डॉक्टर जब पीलिया का संकेत देखता है तो कहता है भैया लीवर टॉनिक ले लो, क्योंकि लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, बिलिरुबिन ने बता दिया है। और साथियों बिलीवर्डिन का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। और साथियों बिलीवर्डिन का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है। ये बिलीवर्डिन करता क्या है? बिलीवर्डिन साथियों कुछ और नहीं, बाइल जूस जो है ना, बाइल जूस को कलर प्रोवाइड करता है, कलर देता है बस। कैसा कलर? पूछा जाए बाइल जूस कलर क्या है, तो सीधी बात ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि सर बिलीवर्डिन ही रंग प्रदान करता है। तो सर क्या बिलीवर्डिन की मात्रा घटती बढ़ती है? नहीं, बिलीवर्डिन में चेंजेस बहुत कम देखे जाते हैं, कभी सीवियर कंडीशन हो तभी। लेकिन साथियों बिलीरुबिन में थोड़ा सा भी डिफेक्ट हुआ, बॉडी में एलर्जी हुआ, तो इसकी मात्रा घटने बढ़ने लगती है। बात समझ में आए? तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के द्वारा पता किया जाता है लीवर कैसा है। यहां जो सोडियम पोटेशियम के साल्ट हैं वो वसा के इमल्सीकरण के लिए, वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथियों लीवर से निकलने वाले बाइल जूस में ध्यान देना, ये जो बाइल जूस है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन आया है, कोई भी एंजाइम नहीं होता, समझे? बाइल जूस पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं होता। समझ पा रहे हो? पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक होते हैं। तो यहां चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आई। तो ये बाइल जूस के बारे में अभी हमने बात की है। अब यहां पर तो पैंक्रियाटिक जूस भी तो है, वो भी तो कारनामा यहां दिखाएगा, क्योंकि डियोडिनम वाले भाग से ही दो चीजें जुड़ी हैं। समझना ध्यान से। ये तुम्हारा डियोडिनम है, इधर से कौन? पैंक्रियाज जुड़ा है साहब, ये पैंक्रियाज जुड़ा है। साथियों इधर से कौन? तो इधर से लीवर जुड़ा है, इधर से लीवर जुड़ा है। लीवर से कौन आता है? पित्तरस, पित्तरस आता है, पित्तरस। पैंक्रियास से साथियों क्या आता है? अग्न्याशयी रस। साथियों यहां पर पैंक्रियाटिक जूस आता है, यहां पर पैंक्रियाटिक जूस आता है, तो समझे? ये दोनों मिलकर भोजन को पचाएंगे। अभी तो सिर्फ बाइल जूस के बारे में समझे हो कि ये केवल वसा के फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इसमें साथियों कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अगली क्लास में हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे और डियोटिनम में देखेंगे किसका पाचन हो रहा है।
काइम क्या चीज होती है, काइल क्या चीज होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, छोटी आंत में क्या होता है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया, एसिमिलेशन की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें साथियों हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहां तक आपको उम्मीद है बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आप कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू। जय हिंद।